एसआईआर का दूसरा चरण 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराया जाएगा। जिन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है उसमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन राज्यों की वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। जिन राज्यों में एसआईआर शुरू हो रहा है उनमें से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी में 6 महीने में ही चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा। वैसे चुनाव असम में भी होना है, लेकिन चुनाव आयोग यहां एसआईआर नहीं करा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन 5 राज्यों में 6 महीने में चुनाव होना है उनमें से असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकार बीजेपी की है और वहीं एसआईआर को टाल दिया गया। ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कहा कि 27 नवंबर की रात 12 बजे से 12 राज्यों की वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक वोटर लिस्ट की छपाई और बीएलओ के प्रशिक्षण का काम होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र बांटेंगे और उन्हें एकत्रित करेंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। जिन लोगों को नोटिस जाएगी उनकी सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक होगा। 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट को प्रकाशित किया जाएगा। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ हर घर पर कम से कम 3 बार दौरा करेंगे, जिससे नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जा सके और किसी भी गलती को सुधारा जा सके। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म एकत्र करेंगे, नए मतदाताओं को फॉर्म भरने में मदद करेंगे और उन्हें ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या एईआरओ यानी असिस्टेंट ईआरओ को सौंपेंगे। इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अगले 2 दिनों के अंदर राजनीतिक दलों से मिलकर एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दें। कर्नाटक में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खुलासे के बाद अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है, जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वोटों की हेराफेरी का काम सिर्फ कर्नाटक की आलंद सीट तक सीमित नहीं था, बल्कि कलबुर्गी जिले की कम से कम 2 और विधानसभा सीटों पर भी इसी तरह की धांधली को अंजाम दिया गया। राज्य पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि वोटर लिस्ट में हेरफेर करने के लिए एक ही डेटा सेंटर का इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के मुताबिक इस डेटा सेंटर से संपर्क करने वाले मुख्य रूप से कलबुर्गी क्षेत्र के बीजेपी नेता थे। एसआईटी ने यह भी पाया है कि कलबुर्गी क्षेत्र के एक अन्य उम्मीदवार की तरफ से वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए डेटा सेंटर के साथ एक समझौता भी किया गया था। जांच में पता चला है कि गुलबर्गा शहर की एक सीट जहां मुख्य रूप से अल्पसंख्यक मतदाता थे, वहां लगभग 35,000 मतदाताओं के नामों के साथ हेरफेर की गई थी। इस काम के लिए डेटा सेंटर ऑपरेटरों को हर नाम हटाने या बदलने के बदले 80 रुपए का भुगतान किया गया था। फंड ट्रांसफर का काम कलबुर्गी के एक अकाउंटेंट के माध्यम से किया गया, जिसे मुख्य खिलाड़ी बताया गया है और जिसका लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। बीजेपी नेताओं की कथित मिलीभगत के दावे ने इस मामले को और गर्मा दिया है, जिससे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ही बुरी तरह से गिर गए हैं। अब देखना होगा कि इस गंभीर आरोप पर चुनाव आयोग या बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या सफाई सामने आती है या नहीं। सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से सीएम चेहरा तेजस्वी यादव का दावा है कि सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है। महागठबंधन की तरफ से जनता के सामने लगातार वादों की पेशकश की जा रही है। पहले ही तेजस्वी कई घोषणाएं कर चुके हैं और अब 28 अक्टूबर को महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने वाला है, जिसमें हर घर नौकरी, जीविका, संविदा कर्मचारियों के वादे, मां और बेटी योजनाएं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे वादे शामिल होंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की बेगूसराय में जनसभा होगी। उसके बाद 29 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैली की तैयारी हो रही है। तो वहीं चिराग पासवान ने एक साथ 4 जनसभाओं को संबोधित किया। इस बीच चिराग पासवान ने बीजेपी को करारा झटका भी दे दिया। चिराग ने नीतीश कुमार को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे विधायक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। चिराग के इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि जहां एक तरफ बीजेपी अब तक नीतीश को सीएम फेस बताए जाने को लेकर चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं चिराग बीजेपी के इस नैरेटिव से बिल्कुल उलट बयान देकर बीजेपी को संकेत दे रहे हैं कि भले ही संयुक्त रूप से एनडीए नीतीश के नाम का ऐलान न कर रहा हो, लेकिन चिराग ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। वहीं इस बीच सत्ताधारी दल के नेताओं के खिलाफ जनता का भारी आक्रोश देखने को मिला। दरभंगा में बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद को जनता ने खदेड़ कर भगा दिया और चोर चोर के नारे लगाए।
कांग्रेस ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उसने बताया कि लोगों का कहना है कि बीजेपी विधायक ने झूठे वादे किए, चुनाव जीतने के बाद शक्ल तक नहीं दिखाई। बिहार में बदलाव तय है, जनता बीजेपी और जेडीयू की नाकारा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने को तैयार है। यानी देखा जाए तो चुनावी शोर के बीच जहां एक तरफ बिहार में महागठबंधन की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है, जिससे उसके लिए बिहार चुनाव की राह मुश्किल मानी जा रही है। अब इस चुनावी समर में 14 नवंबर को कौन बाजी मारता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिहार में चुनाव प्रचार के शोर के बीच सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के लिए चुनावी राह मुश्किल होती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां गठबंधन में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के लिए निकले नेताओं को जनता के तीखे आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को अजीबोगरीब हालात से दो चार होना पड़ा जब वो अपने बेटे चेतन आनंद के लिए जनसंपर्क करने बारून प्रखंड के एक गांव में पहुंचे। ग्रामीणों ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया और न सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए, जिसके बाद उन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। ठीक है भैया, नीतीश कुमार जितना दे दिया ये लाइन किसान में होगा तो नीतीश कुमार ठीक है भैया, खूब मानते हैं, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। आपके गांव में दे दिया बिहार को नीतीश कुमार मोहन वापस जाओ। हिंदी तो नहीं बोलना जिंदगी ऐसा ही विरोध बीजेपी प्रत्याशी और मोहनिया की मौजूदा विधायक संगीता कुमारी को भी झेलना पड़ा। जब वो एक गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। जनता का सीधा सवाल था कि 5 साल तक विधायक कहां थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनके गांव के लिए काम नहीं किया। राजनीतिक जानकार इस घटनाओं को सत्ता परिवर्तन की आहट के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ये विरोध जारी रहा तो एनडीए के लिए बिहार चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो सकता है। जनता का आक्रोश और गठबंधन की अंदरूनी खींचतान दोनों ही गठबंधन के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रही हैं, जो उसके लिए बिहार चुनाव की राह मुश्किल बना रही है और नतीजों में इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिलता हुआ। 20 की दिल्ली हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टल गई। दरअसल 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में कथित साजिश को लेकर आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले की सुनवाई अब 31 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। ये स्थगन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के अनुरोध पर हुआ, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय देने की मांग को सख्ती से खारिज कर दिया। पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। हमने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो इस बीच अनिवार्य रूप से जवाबी हलफनामा दाखिल करे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी आरोपी 5 साल से जेल में बंद हैं। जानकारों की दलील है कि न्याय में देरी एक तरह से अन्याय की ही तरह है। पूछा जा रहा है कि आखिर इन आरोपियों को जमानत कब तक मिलेगी। इधर सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को लेकर ये रुख अहम है, क्योंकि ये दिखाता है कि अदालत अब इस मामले की सुनवाई में और देरी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब सबकी निगाहें 31 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी है,
जब दिल्ली पुलिस को अपना अंतिम जवाब दाखिल करना होगा। अव्वल हिंसा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मामले में आरोपियों को जमानत दे दी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच पूरी कर चुकी है और आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है। ऐसे में असीमित वक्त तक आरोपियों को जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी भारतीय दंड प्रक्रिया की मूल भावना को रेखांकित करता है, जिसके तहत इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि वो अपराधी सिद्ध न हो जाए। इस सिद्धांत पर अमल किया जाता है। दरअसल संभल की ऐतिहासिक मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दावा किया गया था कि ये इमारत मूल रूप से मंदिर थी, जिसके बाद इस पर विवाद छिड़ गया। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, लेकिन जब एएसआई की टीम संभल पहुंची तो वहां हिंसा भड़क गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे की टीम मस्जिद कमेटी को बताए बिना ही सर्वे करने पहुंच गई, जिसका वहां के निवासियों ने विरोध किया और इस दौरान हिंसा भड़क गई। यह हिंसा क्यों और कैसे भड़की? क्या ये साजिश के तहत भड़काई गई? ये सारे सवाल अब भी बने हुए हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। मामले में पुलिस ने 125 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद और करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने इससे पहले जमानत के लिए निचली अदालत, उसके बाद हाईकोर्ट से भी अपील की थी और वहां से राहत नहीं मिलने के बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और लगभग 1 साल बाद उन्हें आजादी मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। जमानत की शर्तें फिलहाल तय नहीं की गई हैं, लेकिन कोर्ट का यह फैसला योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भर में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसे अपराधों की गंभीरता और प्रसारण को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का मन बना रहा है। साथ ही अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज एफआईआर की डिटेल्स भी मांगी गई हैं। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को इन मामले की जांच के लिए एक प्लान के साथ आने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, हम सीबीआई जांच की प्रोग्रेस पर नजर रखेंगे, जो भी जरूरी दिशा निर्देश होंगे वो जारी करेंगे। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मौलिया बागची की बेंच ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसे डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच के लिए पुलिस फोर्स में साइबर एक्सपर्ट्स के साथ अन्य रिसोर्सेज की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंबाला के सीनियर सिटीजन कपल के डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, जिसमें धोखेबाजों ने कोर्ट और जांच एजेंसियों के जाली आदेशों के आधार पर उनसे 1.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे। उस वक्त बेंच ने कहा था कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, जहां वो पुलिस से जांच में तेजी लाने और मामले को उसके लॉजिकल नतीजे तक पहुंचाने के लिए कह सकती थी, बल्कि ये एक ऐसा मामला है जहां आपराधिक गिरोह के पूरे दायरे का पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए ये भी कहा था कि ऐसे अपराध सिस्टम में जनता के भरोसे को कम करते हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की एंट्री का भी मन बना लिया है।